वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट और आप सभी का स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे कुछ मोटिवेशंस की थेरीज को और उनके कुछ पीवाईक्यूज को साथ साथ देखेंगे। और आज आप सभी का होपफुली पेपर हुआ होगा यूजीसी नेट साइकोलॉजी का, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा आया था। आपको बहुत जल्द इसी चैनल पर इसका एनालिसिस वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। तो होपफुली ये आज के डेट में आपके क्लास में या आपके चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ में। हम देखते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, किस तरीके का पेपर आया था, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो इजी था, मॉडरेट था, और आपकी कट ऑफ बढ़ेंगी, कम होंगी, या पिछले साल की तरह ही रहेंगी, पिछले एग्जाम की तरह ही रहेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ में। साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी अपडेट है आपको सब यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो या बने रहेगा चैनल के साथ। तो आज थोड़ी सी हल्की सी शुरुआत वापस से करते हैं आपके आने वाले जून एग्जाम अटेम्प्ट के लिए। तो मैं बिफोर वो स्टार्ट करूं, ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे छोटा सा पीवाईक्यू लेकर के सेशन लेकर के आई हूँ, जिसमें हम मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे डेफिनेटली। डन, चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन, थोड़ा सा ये मोटिवेशन का एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है, और इसके पीवाईक्यू से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ताकि अब जो जून वाला आप तैयारी करेंगे। और इसके साथ में मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जून सेशन के लिए हमारे बैचेस शुरू हो गए, नई क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होगी। 1 जनवरी से आपका नया बैच शुरू होगा, तो उसमें एनरोल करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ में, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल्स दी गई है उस पर कांटेक्ट करके आप हमारे साथ में हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और अपने जेआरएफ को पक्का कर सकते हैं। तो वो सोया लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास, ठीक है। तो बात करेंगे मोटिवेशन की थेरीज के बारे में, और मोटिवेशन और इसकी थेरीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अब मोटिवेशन आपका एक ऐसा फैक्टर है लाइफ में, जो कोई भी काम करना होता है तो हम मोटिवेशन ढूंढते हैं। मोटिवेशन को हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा बहुत जरूरी होती है किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। तो जब हम कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस काम को करने के लिए जो एनफोर्समेंट चाहिए होता है, जो ऊर्जा चाहिए होती है, वो ऊर्जा या वो एनफोर्समेंट हमको कहाँ से मिलता है? मोटिवेशन से, ठीक है। जब कभी आप पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, या पढ़ते पढ़ते आप लोगों को लगता है कि यार अभी मन नहीं लग रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आपको अंदर से चाहिए होता है कि चलो एक काम करते हैं कि वीडियोस देख लेते हैं, कुछ आप मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, आप किसी की बात को सुनते हैं, या किसी इंसान से जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं उससे अपनी बात शेयर करते हैं। वो आपको कुछ ऐसी बातें बोलता है जिससे आपको वापस से जो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं लूज हो गई थी, वो वापस से जनरेट होती है और वापस से आप अपने काम पर लग जाते हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन का काम बेसिकली क्या होता है? काम को एनर्जाइज करना और फिर से शुरू करवाना, ठीक है। तो ये काम होता है मोटिवेशन का। अच्छा, मोटिवेशन 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से 2 तरीके के होंगे गाइस? हम अभी बात करेंगे मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन क्या होगी? एक एनर्जी है, एक एनफोर्समेंट है, इसको हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है। एक तो हो गया आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक हो गया आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक हो गया आपका इंटरनल मोटिवेशन। तो जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है आपका, आप लोगों को याद रखना है, जब भी आपके अंदर कोई काम करने की भावना उत्पन्न होती है, या आप कोई भी काम करना चाहते हो, कोई भी टास्क करना चाहते हो, और उसके पीछे का रीजन बाहर की कोई चीजें हैं, बाहर की कोई चीज आपको मोटिवेट करती है, तो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। जैसे अगर आप जॉब करने जा रहे हैं, ठीक है, आपने जॉब को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वहां पे आपको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिल रहा है, या फिर आपको बहुत ज्यादा बोनस मिल रहा है, या फिर वहां पे आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है। तो बाहर की चीजें देख करके अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा। वेयर एज अगर आपके अंदर से किसी चीज को करने का अंदर से आ रहा है कि ये काम मुझे करना ही करना है, जस्ट बिकॉज वो काम आपको अंदर से सेटिस्फाइड करता है, वो काम आपको अंदर से प्लेजर देता है, ठीक है, या वो काम आपको अंदर से हैप्पीनेस देता है, तो इस काम को करने के लिए आपको किसी बाहर के मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार का मोटिवेशन इंटरनल मोटिवेशन होता है। जैसे कि आप लोगों को क्रिकेट खेलना है, लेट्स सपोज, और आपको क्रिकेट खेलना बहुत
पसंद है। तो अब क्रिकेट खेलने के लिए आपको कोई बाहर का इंसान आकर के मोटिवेट नहीं करेगा, तो भी आप खेलेंगे, क्योंकि क्रिकेट खेलना अपने आप में रिवॉर्डिंग है, प्लेजरेबल है, तो आप उसको जरूर खेलोगे, ठीक है। तो जब हम कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें अंदर से मोटिवेट करता है, अंदर से खुशी देता है, अंदर से सेटिस्फेक्शन देता है, तो इस तरह का मोटिवेशन इंटरनल मोटिवेशन होता है। और इंटरनल मोटिवेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल मोटिवेशन, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन एक टाइम के बाद जाकर के खत्म हो जाता है। वेयर अगर आप किसी चीज को लेकर के इंटरनली मोटिवेटेड होंगे, अगर आप जेआरएफ को लेकर के इंटरनली मोटिवेट होंगे कि आपको आगे चलकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, बहुत सारे बच्चों की लाइफ में इंफ्लुएंस क्रिएट करना है, बहुत सारे लोगों की लाइफ को बनाना है, अगर ये आपका टारगेट है, तो आप पढ़ाई से और आने वाली जो इसके रास्ते में आने वाली डिफिकल्टीज है उनसे घबराएंगे नहीं, आप उनका डट करके सामना करेंगे। इसलिए कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, कोई भी आपने जीवन में लक्ष्य बनाया है, तो आपका इंटरनल मोटिवेशन जरूरी होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन एक शॉर्ट टर्म की तरह वर्क करता है, थोड़ी देर के लिए वर्क करता है, उसके बाद में खत्म हो जाता है। इसलिए जब कभी भी उदास हो, जब कभी भी कुछ प्रॉब्लम आए लाइफ में, तो हमेशा उसका रीजन फाइंड करना है कि आपने वो काम शुरू किया क्यों किया था, और वो रीजन बहुत जेन्युइन होना चाहिए, बहुत बड़ा आपका पर्पस होना चाहिए, तो उस काम से आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे। आपको कोई वीडियो में मोटिवेशन स्टोरी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोटिवेशन चैनल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड हो, ठीक है। चलिए अब इसको हटाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो मोटिवेशन क्या होता है, एक बार और हम अगर साइकोलॉजी की भाषा में बात करें, तो मोटिवेशन जो होता है द प्रोसेस बाय विच एक्टिविटीज स्टार्टेड, डायरेक्टेड एंड कंटिन्यूड। यहाँ पे तीन बातें बोली गई है, आपको तीनों पॉइंट याद रखना है, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले जो मोटिवेशन होता है वो क्या चीज होती है, वो एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी काम को शुरू कराती। सबसे पहली बात तो अगर आपको इसको एक टर्म में बोलना है, तो मोटिवेशन क्या है, एक तरह का एनफोर्स है। क्या है, एनफोर्स बोल सकते हैं आप, एनर्जी बोल सकते हो, ठीक है, या ऊर्जा बोल सकते हो, जो किस लिए जरूरी होता है, स्टार्ट टू वर्क, किसी काम को करने के लिए या किसी काम को शुरू करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है अंदर से, उसको मोटिवेशन कहते हैं। लेकिन जब मोटिवेशन को एज अ प्रोसेस बात की जाएगी, तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं, आप लोगों को याद रखना है। 3 स्टेप कौन कौन से हो गए गाइस, 3 स्टेप में आप लोगों को याद रखना है। नंबर 1, आपने उस काम को क्या किया, स्टार्ट किया, शुरू किया। सपोज आपको आईएएस बनना है, आईएएस अगर आपको बनना है, तो सबसे पहले हमने आईएएस बनने के लिए काम शुरू किया, आपने बुक परचेज किया, आपने किसी कोचिंग में एनरोल किया, तो ये काम क्या हो गया, शुरू करना, ठीक है। तो नंबर 1 स्टार्ट करना, नंबर 2 डायरेक्ट करना। अब जब आप कोचिंग में चले गए, तो अपने आपको राइट डायरेक्शन में पढ़ना भी तो पड़ेगा, जैसे आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जैसे आप बुक का सिलेबस है, जैसा कि एग्जाम का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना भी तो पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट। तो आपने क्या किया, अपने आपको राइट डायरेक्शन में वर्क करवाना शुरू किया। तो सबसे पहले स्टार्ट किया काम को, फिर अपने आप को डायरेक्ट किया राइट डायरेक्शन में, और नंबर 3 पे आपको उस काम को कब तक करना है, आपको उसको कंटिन्यू करना है जब तक कि आप आईएएस बन नहीं जाते, या जब तक कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन नहीं जाते। अगर आपने यूजीसी नेट जेआरएफ को अपना टारगेट रखा है, तब तक के आपको काम करते जाना है राइट डायरेक्शन में। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है, ये मोटिवेशन होती, ठीक है। बात समझ आ रही है, वेरी गुड, शाबाश। तो क्या हो गया, काम को शुरू करना, काम को कंटिन्यू करना, कब तक, राइट डायरेक्शन में करना है, जब तक कि आपका गोल फुलफिल नहीं हो जाता। तो ये बेसिकली मोटिवेशन होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम आगे की, ठीक है। अच्छा, मोटिवेशन शब्द किससे निकला हुआ है, एक लैटिन वर्ड है मूवर से, जिसका मतलब होता है आपको एक्ट करने के लिए मजबूर करना, ठीक है। याद रखना, ये लैटिन वर्ड से निकला हुआ एक वर्ड है, ठीक है। लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का एक शब्द है, जिसका मतलब होता है मूवर, वहां से निकला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब होता है टू मूव। मूव मतलब कि आपको एक्ट करने के लिए मजबूर करता है, यानी कि किसी काम को करने के लिए आपको एक्शन लेने पे मजबूर जो करता है, वो मूवर होता है। इसी से क्या निकला हुआ है, मोटिवेशन। देन अब अगर हम आगे बात करेंगे, ये वाली चीज मैं आपको समझा चुकी हूँ,
मोटिवेशन के टाइप्स कितने होते हैं गाइस? 2 टाइप के मैंने आपको बताया, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और एक आपको बताया है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सा मोटिवेशन होता है? वो मोटिवेशन जहां पे पर्सन कोई काम इसलिए करता है क्योंकि वहां पे आपको कुछ ना कुछ आउटकम मिल रहा होता है, वहां से कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। जैसे जॉब सैलरी के लिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पे पैसा अच्छा मिलता है, भले आपको उस काम में इंटरेस्ट हो या नहीं हो, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जब इसलिए पर्सन इसलिए परफॉर्म करता है, पर्सन इसलिए परफॉर्म करता है कि जो एक्शन है वो इटसेल्फ रिवॉर्डिंग होता है, यानी कि जो आप काम कर रहे हो वो अपने आप में रिवॉर्डिंग है, वो अपने आप में प्लेजरेबल है, वो अपने आप में खुशी देता है। जैसे गेम खेल रहे हैं तो गेम खेलना अपने आप में एक मोटिवेशन, एक अपने आप में एक रिवॉर्डिंग रिवॉर्ड देता है, क्योंकि आपको खेल रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, ठीक है, हैप्पीनेस मिल रही है, प्लेजर मिल रहा है। दैट्स व्हाई इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। डन, होपफुली समझ आई होगी बात। चलिए जब हम आगे बात करेंगे, थोड़ा सा अप्रोचेस देखेंगे मोटिवेशन को लेकर के, थोड़ा सा देखिए फटाफट से, और इसके फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। देखिए एक मिनट गाइस, चलते हैं। चलिए अब जब हम स्टार्ट करेंगे इसको, अप्रोचेस ऑफ मोटिवेशन को, तो आप लोगों को याद रखना है बहुत सारी अप्रोचेस है, ठीक है। सबसे पहले इंस्टिंक्ट वाली अप्रोच है, जहां पे हम क्या बात करेंगे, अकॉर्ड इंस्टिंक्ट एंड द इवोल्यूशनरी अप्रोच, यानी कि जो हमारे अंदर से इंस्टिंक्ट आती है किसी काम को करने के लिए, ठीक है, उसको लेकर के ये एक तरह से बायोलॉजिकल अप्रोच है कि हमारे अंदर से आता है कि हम कुछ ना कुछ काम करें। जैसे हमको भूख लगती है तो भूख के अंदर से, यानी कि जब आप हंग्री होते हो तो उसकी इंस्टिंक्ट आपके अंदर से ही जनरेट होती है, ठीक है। इंस्टिंक्ट मतलब कि क्या होता है, बायोलॉजिकल इनेट पैटर्न होते हैं जो किसी काम को करने के लिए आपको मजबूर करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अकॉर्डिंग टू इंस्टिंक्ट, ठीक है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, all organism are born with innate biological tendencies, ठीक है, that help them survive। मतलब कि क्या हो गया, इसका मतलब ये है गाइस, ध्यान से सुनिएगा, कि इंस्टिंक्ट अप्रोच आपकी ये कहती है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि जितने भी लिविंग बींग्स है, वो अंदर इनेट बायोलॉजिकल अप्रोच रखते हैं, यानी कि इनेट बायोलॉजिकल मोटिवेशन, सॉरी, इनेट बायोलॉजिकल टेंडेंसीज होती है उनके अंदर, अंदर से ही उनके अंदर प्रवृत्तियां होती है जिसकी वजह से वो मोटिवेट होते हैं किसी काम को करने के लिए। जैसे आप हंगरी हो, हंगर की जो आपके अंदर क्या आ रही है, इंस्टिंक्ट आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि आप सर्वाइव करना चाहते हो, ठीक है, भूख लगती है, अंदर से इंस्टिंक्ट आ रही है, वो कोई जनरेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो कुछ इंस्टिंक्ट होती है, इनेट टेंडेंसीज होती है, जिसकी वजह से आप लोग किसी काम को करने के लिए मजबूर होते हैं। जैसे प्यास का लगना, यानी कि व्हेन यू आर थर्स्टी, व्हेन यू आर हंग्री, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो अंदर से आती है, ये कहीं ना कहीं इंस्टिंक्ट से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो होपफुली आप लोगों को इंस्टिंक्ट का मतलब समझ आ गया होगा। एग्जाम में कई बार इंस्टिंक्ट की डेफिनेशन आ जाती है, इसलिए आपको यहाँ से इंस्टिंक्ट की डेफिनेशन याद रखना है। ये बायोलॉजिकल होती है, ठीक है, और ये सिर्फ ह्यूमन में नहीं होती है, बल्कि एनिमल्स में भी इंस्टिंक्ट होती है, जैसे उनको भी भूख लगती है ना। जैसे हंगर, हंगर की इंस्टिंक्ट हुई, आपकी थर्स्ट की इंस्टिंक्ट हो गई, सेक्सुअल अर्जेस की इंस्टिंक्ट हो गई। तो ये सारी चीजें एनिमल्स में भी पाई जाती हैं। डन, वेरी गुड। चलते हैं आगे की साइड में। तो जो आगे की साइड में हम क्वेश्चन देखेंगे, तो देखिएगा, इंस्टिंक्ट और गोल डायरेक्टेड, ठीक है, हर एक इंस्टिंक्ट का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, गोल डायरेक्टेड होती है, ठीक है। एन इनेट पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट आर नॉट द रिजल्ट ऑफ लर्निंग और एक्सपीरियंस, यानी कि ये इनेट टेंडेंसी होती है, सभी के अंदर होती है, और ये कहीं बाहर से सीखी हुई नहीं होती है, हमारे अंदर इनबोर्न होती है, ऑटोमेटिक होती है, नेचुरली होती है, ठीक है। जैसे भूख का लगना, अभी नेचुरली है, ये आप कहीं से बाहर से थोड़ी ना किसी को देख करके मोटिवेट होंगे और आपको भूख लगी, लगती है भाई, ठीक है, इनेट नेचर है हम लोगों का। डन, चलिए आगे देखें।
तो कुछ अगर मैकडूगल की बात करें, मैकडूगल ने सबसे पहले इंस्टिंक्ट की बात की थी, तो उन्होंने टोटल 14 टाइप्स की इंस्टिंक्ट बताई थी। कितनी टाइप्स की? 14 बताई थी। कोई कोई इसको 18 भी कहते हैं, ठीक है। मैंने सिस्रेली वाली बुक में देखा था इसको, ठीक है। सिस्रेली वाली बुक में 18 टाइप्स ऑफ इंस्टिंक्ट बताया गया और गूगल पे आप देखेंगे तो 14 टाइप ऑफ इंस्टिंक्ट होता है। तो आपको मेनली 14 याद रखनी है और 18 भी याद रखनी है। इन केस के अगर ऑप्शन में आपके 14 ना हो तो आप कहाँ पे चले जाए? 18 पे। डन, ओके। सिगमंड फ्रॉयड के बात करेंगे कि इन्होंने इंस्टिंक्ट के बारे में क्या कहा। आपको बस इतना याद रखना है कि इन्होंने इंस्टिंक्ट के बारे में क्या कहा था। इंस्टिंक्ट के बारे में उसी तरीके से बताया जिस तरीके से मैकडूगल ने बताया था, लेकिन थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में इन्होंने बताया। इन्होंने इंस्टिंक्ट के लिए 4 टर्मिनोलॉजी दी है, आप लोगों को याद रखिएगा। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी दी है? SAIO, साइयो, ठीक है। इन्होंने इंस्टिंक्ट के लिए वर्ड यूज किया, एक तो सोर्स, ठीक है। नंबर 1 इंस्टिंक्ट क्या है? सोर्स होगा, एक बॉडीली नीड आपके अंदर जनरेट होगी, फिजियोलॉजिकल लेवल पे एक नीड जनरेट होती है, ठीक है। नंबर 2 हो गया आपका एम, टू सेटिस्फाई द नीड। जो आपका एम होता है वो क्या होता है? आपकी नीड को सेटिस्फाई करना होता है, ठीक है। इससे पहले, हाँ, एम समझ आया आप लोगों को? एम हो गया जैसे आपके अंदर कोई नीड जनरेट हुई, उसको सेटिस्फाई करना आपका एम हो गया। नंबर 2 साइयो, आई से हो गया आपका इम्पिटस, यानी कि इंस्टिंक्टिव फोर्स, यानी कि जो आप नीड को फुलफिल करना चाह रहे हो उसके लिए आपके अंदर से कितना फोर्स आ रहा है, कितना फोर्सफुली, यानी कितना तत्पर होकर के आप वो काम कर रहे हैं, उस नीड को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर 3 पे आएगा। और लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा? बेसिकली जब आपकी नीड फुलफिल हो जाती है तो वो वाली कंडीशन आपकी क्या हो जाती है? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में उसको ट्रीट किया जाता है। तो इस तरह से आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। कभी कभार एग्जाम में इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, इतना याद रखना बहुत है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे, लाइफ इंस्टिंक्ट के बारे में बताया उन्होंने और एक डेथ इंस्टिंक्ट की बात बताई, ठीक है। अब लाइफ इंस्टिंक्ट क्या होती है आपकी? Life instinct encompasses all forces required to sustain key life processes that ensure species survival. लाइफ इंस्टिंक्ट जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की या ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल को सुनिश्चित करती है, वो इंस्टिंक्ट आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हो गई, ठीक है। बात समझ आई? जैसे उनको लाइफ इंस्टिंक्ट कहा जाता है, जैसे भूख का लगना, प्यास का लगना, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी कौन सी नीड में आ जाएगी? एक तरह से सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में आ जाती है और इन्हीं को लाइफ इंस्टिंक्ट कहते हैं। ये सभी में होती है, एनिमल्स में भी और ह्यूमन बींग्स में भी। डन, चलिए अब बात करते हैं डेथ इंस्टिंक्ट की गाइस। तो जो डेथ इंस्टिंक्ट है, डेथ इंस्टिंक्ट मतलब कि जो आपको टूवर्ड्स डेथ की तरफ क्या करती है? इंक्लाइन करती है, इंक्लाइन करती है। जितने भी नेगेटिव चीजें हो गई, लाइक जेलसी, ठीक है, एंगर, ये सब कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है अपनी लाइफ में। इन सबको डेथ इंस्टिंक्ट के तौर पे देखा जाता है। तो आप लोगों को ये बात याद रखना है। जैसे एग्रेशन हो गया, क्रूएलिटी हो गया, मर्डर हो गया, ठीक है, सुसाइड हो गया, ये सारी डेथ इंस्टिंक्ट में आती है। डन, ओके, वेल डन, होपफुली समझ आ गया हो। चलते हैं आगे की तरफ। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जब हम देखेंगे तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ कि ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में क्या होता है और आपको किस तरह से इसको याद रखना है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी बेसिकली ये हल के द्वारा दी गई है ना, HULL हल के द्वारा दी गई थ्योरी है। और इस थ्योरी में बेसिकली वो बात किसकी करते हैं? होम्योस्टेसिस की बात करते हैं। होम्योस्टेसिस क्या होता है, यानी कि समतुल्यता क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम समतुल्यता के बारे में बात करेंगे तो होम्योस्टेसिस क्या होता है गाइस? होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी की वो कंडीशन होती है या वो स्टेट होती है जब हमारी बॉडी बिल्कुल बैलेंस कंडीशन में होती है। लाइक आपको ना तो भूख लगी होती, ना प्यास लगी होती, ना नींद आ रही होती, ना कुछ भी करने
की जरूरत नहीं होती है, तो वो वाली चीज क्या होती है, आपकी बैलेंस सिचुएशन होती है, जिसको उन्होंने नाम दिया था होम्योस्टेसिस। और जब कभी आपका होम्योस्टेसिस गड़बड़ होता है, यानी कि जब आपको भूख लगती है तो आपकी होम्योस्टेसिस चली जाएगी, जब आपको प्यास लगेगी तो होम्योस्टेसिस चली जाएगी। तो जब ये चीजें क्या होती है, आपके शरीर में कुछ ग्लूकोज रिड्यूस हुआ तो आपको भूख जनरेट हुई, एक नीड जनरेट हुई कि आपके शरीर से कुछ लूज हुआ है, एनर्जी लूज हुई है, आपको एनर्जी वापस चाहिए। तो जैसे ही कुछ लूज करेगी आपकी बॉडी, आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। उसको बोलेंगे कि होम्योस्टेसिस की कंडीशन से आप बाहर आ गए। अब जब तक आपकी बॉडी वापस से होम्योस्टेसिस कंडीशन में नहीं आ जाएगी, तब तक फिर वापस से आपकी मोटिवेशन जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। जैसे आपको भूख लगी, ठीक है, अब भूख लगी है तो आपकी बॉडी तब तक रेस्ट में नहीं आएगी जब तक कि आपको खाना मिल नहीं जाता। गेटिंग द पॉइंट। तो ये वाली चीज, जब आपकी बॉडी को किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप लोग शांति से बैठे हो, तो इस चीज को बोलते हैं होम्योस्टेसिस वाली कंडीशन। देन वेरी गुड। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। Humans are drawn to behavior that can help them achieve physical and mental equilibrium। और ये सिर्फ फिजियोलॉजिकल लेवल पे नहीं होता है, मेंटल लेवल पे भी हम यही चाहते हैं कि हम पीस में रहे, ठीक है। मेंटल लेवल पे भी हम चाहते हैं कि जो कुछ भी आपके जीवन में, आपकी लाइफ में अगर कोई नीड है, आपके जीवन में कोई कमी है, तो आप कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचते हो, उसको कम करना चाहते हो, उस नीड को आप फुलफिल करना चाहते हो। तो डेफिनेटली ये मेंटल लेवल पे भी होती है और फिजिकल लेवल पे भी होती है। मेनली इसको एग्जाम्पल फिजियोलॉजिकल लेवल पे दिया गया था। गेटिंग द पॉइंट, बात समझ आ गई गाइस। चलिए, तो जब आप आगे बात करोगे ना गाइस, तो आप लोगों को याद रखना है कि जो आपके शरीर में सबसे पहले क्या जनरेट होती है, नीड जनरेट होती है, नीड के बाद में ड्राइव जनरेट होती है। अभी देखते हैं, ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का आपको थोड़ा सा ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू हमें मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले आपकी बॉडी देखो, ये शांत कंडीशन में, होम्योस्टेसिस में, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको अचानक से भूख लगी। भूख लगी तो आपको भूख लगी तो भूख क्या करती है, नीड जनरेट करती है। और जब नीड आएगी, आवश्यकता आएगी, तो ड्राइव आएगी। ड्राइव बेसिकली क्या होता है, वो अराउजल होता है जो आपको मजबूर करता है कि आप उठे और खाने की तरफ जाएं, किचन की तरफ जाएं, या बाहर से कुछ लेने के लिए जाएं, ठीक है। तो ड्राइव जनरेट हुई। ड्राइव ने क्या करा, आपको कहाँ तक लेके गए, वेंडर के पास लेकर के गए, आपने वहां से कुछ खरीदा, कुछ खाया, और जब आपने खाना खा लिया तो फिर क्या हो गया, मोटिवेशन टू फुलफिल नीड्स, ठीक है। मोटिवेशन टू फुलफिल नीड्स जनरेट हुआ और आपने खाना लिया और खा लिया, और आपकी बॉडी अगेन कहाँ पे आ गई, होम्योस्टेसिस में। देन क्लियर गाइस, बात समझ आ रही है आपको। तो ये आपका होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा याद रखना है। बाकी का हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मोटिवेशन साइकिल देखेंगे। मोटिवेशन साइकिल क्या होता है, जब मोटिवेशन साइकिल की बात होगी गाइस, ये देखिए सबसे पहले नीड जनरेट होगी नंबर 1 पे, ठीक है। आपके शरीर में कुछ ना कुछ जब भूख कब लगती है, जब आपके शरीर में कहीं ना कहीं ग्लूकोज कम होता है, आपकी एनर्जी लूज होती है, तो वहां पे आपकी नीड जनरेट हुई अंदर से, ठीक है। जब नीड जनरेट होगी तो क्या आएगा, आपका आएगा ड्राइव, ठीक है। ड्राइव बेसिकली क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल टेंशन होती है, ठीक है, जो आपको एक्शन लेने पे मजबूर करती है। जब आपको भूख लगती है तो साइकोलॉजिकल लेवल पे, यहाँ पे मेंटल लेवल पे एक टेंशन क्रिएट होता है। उस टेंशन की वजह से आप क्या करते हो, उस स्ट्रेस की वजह से आप क्या करते हो कि एक्शन लेने पे मजबूर होते हैं। तो ड्राइव क्या करवाती है, बेसिकली आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है, ठीक है, आपको फोर्स करती है कि आप उठे और खाना खाने के लिए जाए, ठीक है। उसके बाद आता है अराउजल, ठीक है। जब ड्राइव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसके बाद में क्या जनरेट होता है, अराउजल। अराउजल का मतलब काम ये होता है कि अब बस आप उठोगे और किचन की तरफ भागोगे। इसको हिंदी में उत्तेजना कहते हैं। गेटिंग द पॉइंट, मतलब अराउजल क्या करेगा, बिल्कुल आपसे दौड़ भाग करके काम करवाएगा, ठीक है। उत्तेजना जिसको बोलते हैं, जब आप एक जगह बैठ ही ना पाओ, अब आपको उठना ही है खाने के लिए, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट गाइस। चलिए उसके बाद में जो आता है आपका, उसके बाद में आता है आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जब आपके अंदर अराउजल आएगा, जब आपको ड्राइव जनरेट हुई, ठीक है, जब आपकी ड्राइव जनरेट हुई, ठीक है, ड्राइव जनरेट होने के बाद क्या होता है गाइस,
चलिए, तो जब आपकी देखिए आपकी बॉडी में सबसे पहले नीड जनरेट हुई, ठीक है। नंबर 2 पे क्या जनरेट हुआ गाइस? ड्राइव जनरेट हुई, साइकोलॉजिकल टेंशन जो किसी काम को करने के लिए मजबूर करता है। उत्तेजना मतलब आपकी पूरी बॉडी के लेवल पे आपकी जो अनरेस्ट की कंडीशन होती है, रेस्टलेसनेस की कंडीशन होती है कि अब आप उठेंगे और अपना काम करने के लिए जाएंगे ही जाएंगे, वो है आपका अराउजल। और अराउजल के बाद में आप क्या करोगे? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, आपको भूख लगी है और अब आपका गोल क्या है? खाना खाना है, तो आप खाने की डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। अगर बाहर खाना है तो आप बाहर कुछ खरीदने के लिए जाओगे, या फिर आप घर में किचन में कुछ खाना है तो आप उसकी तरफ जाओगे, तो वो होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। और जब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो गया तो आपको, जब आपने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर दिखाया, आपको आप किचन की तरफ गए, वहां पे आपको खाना मिला, आपने खाना खा लिया, तो जब खाना खा लेंगे तो एक फीलिंग जनरेट होती है, वो होती है अचीवमेंट वाली फीलिंग, यानी कि उसको आप क्या नाम दोगे? अचीवमेंट। खाना खाने के बाद की जो फीलिंग होगी गाइज, वो होगी अचीवमेंट। डन? बात समझ आ रही? क्लियर? चलिए, अब जब अचीवमेंट हो गया, खाना खा लिया, पेट भर गया, तो उसके बाद जो कंडीशन होती है वो होती है आपकी रिडक्शन ऑफ अराउजल, यानी कि जो आपकी उत्तेजना होती है शरीर के लेवल पे, आप जो रेस्टलेस फील कर रहे थे ना, अब आप क्या हो जाओगे? शांत हो जाओगे। आपका जो अराउजल है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाउ यू आर इन कंफर्ट सिचुएशन, ठीक है, जिसको हम वापस से क्या बोलेंगे कि आपको होम्योस्टेसिस में आ गए। और एक बार फिर होम्योस्टेसिस में आने के बाद में फिर कैसा होगा कि हमेशा वही रहेगा? नहीं, फिर वापस से भूख लगेगी, प्यास लगेगी। तो यह साइकिल क्या होता है? चलता रहता है। डन? तो आप लोगों को याद रखना है, नंबर 1 नीड, नंबर 2 ड्राइव, नंबर 3 अराउजल, नंबर 4 गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, नंबर 5 अचीवमेंट, और नंबर 6 पे आपका रिडक्शन ऑफ अराउजल। डन? ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम थोड़े से इसके। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, बट ये जब क्योंकि हल का जो फॉर्मूला, हल ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो हाइपोथेटिक और डिडक्टिव मेथड पे दी है, इसलिए ये पूरा का पूरा इनका फॉर्मूला है। अभी हम लोगों की इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी तो वहां पे हमको इसको इन डेप्थ समझना है, ठीक है। अभी के लिए आप बस थ्योरी का ऊपर ऊपर एक ओवरव्यू कीजिए ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके। डन? चलिए, थोड़ा-सा मैकलैंड की थ्योरी को टच करते हुए चलेंगे। मैकलैंड की थ्योरी क्या कहती है गाइस? देखो, मैकलैंड ने मोटिवेशन थ्योरी दी थी अचीवमेंट के बेस पे। उन्होंने कहा कि हर एक ह्यूमन बीइंग में 3 प्रकार की नीड होती है। ये साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल करने की बात करते हैं। नंबर 1 इन्होंने बताया कि हर एक ह्यूमन बीइंग में नीड ऑफ पावर होती है। मतलब हर कोई चाहता है कि उसके हाथ में पावर हो, उसके हाथ में शक्तियाँ हों, ठीक है। नीड फॉर अचीवमेंट होती है। लोग ये करना चाहते हैं कि उनकी लाइफ वो क्या हो, उनकी लाइफ मीनिंगफुल हो, वो कुछ ना कुछ हासिल करे, कुछ ना कुछ ऐसा किया हुआ हो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ में परिवर्तन आया हो। सेंस ऑफ अचीवमेंट वो लोग चाहते हैं। तो ये हो गया आपका नीड फॉर अचीवमेंट। और एक और होता है नोट फॉर नीड फॉर अफिलिएशन, मतलब कि हम सब चाहते हैं कि हम किसी न किसी इंसान से जुड़ा हुआ रहे। हम सब अपनी सोसाइटी से, अपने परिवार से अफिलिएटेड रहना चाहते हैं, उनसे जुड़े रहना चाहते हैं। इसको बोलते हैं नीड ऑफ अफिलिएशन। क्लियर? बात समझ आ गई? तो ये 3 तरह की नीड इन्होंने दी है। PA2, मैंने इसको PA2 से याद किया था गाइस, आप लोग भी याद रखिएगा। पावर एनालिसिस, और एक और क्या हो गया? सॉरी, पावर अचीवमेंट, और एक और क्या बताया हम लोगों ने? क्या बताया? पावर, पावर के बाद अचीवमेंट, अचीवमेंट के बाद ऐसे अफिलिएशन। डन? ये थ्योरी अभी हम लोगों को नहीं करनी। अराउजल अप्रोच को देख लेते हैं थोड़ा सा। जो अराउजल थ्योरी है बेसिकली यर्किस डॉटसन लॉ, सॉरी यर्किस डॉटसन जो है उन्होंने मिलकर के दी थी। इसमें क्या होता है कि उन्होंने ये बताया कि जो अराउजल होती है, यानी कि हमारे शरीर में जो उत्तेजना उत्पन्न होती है नीड की वजह से, अगर उसका लेवल एक ऑप्टिमम लेवल तक होगा, मतलब एक ऑप्टिमम लेवल तक आप अराउज होंगे, तो आपका
तो आपका वर्क जो है वो बेस्ट होगा। क्लियर? चलिए, ओके गाइज, हम आगे बात करेंगे। आपका जो परफॉर्मेंस है वो एक ऑप्टिमम लेवल तक जाने के बाद, अराउजल के एक ऑप्टिमम लेवल तक आपका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होगा। अगर अराउजल टू मच है, मतलब बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, आप एंजाइटी में चले जाओगे, स्ट्रेस में आ जाओगे। और अराउजल जो है वो अगर, सॉरी गाइस, एक बार समझेंगे कि अगर आपका अराउजल बहुत कम हुआ तो आप लोग लेजी हो जाओगे, आपसे कुछ काम नहीं होगा। और अगर अराउजल टू हाई हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आप लोग स्ट्रेस में चले जाओगे, एंजाइटी में चले जाओगे। जैसे हम एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम देते वक्त क्या होता है, हम टू मच अराउज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में आ जाते हैं और परफॉर्मेंस हमारा खराब हो जाता है। देन या फिर जो बच्चे बिल्कुल तैयारी नहीं करके जाते, वो लेजी है, उनका अराउजल टू लो है, तो अराउजल ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए, एक ऑप्टिमम लेवल तक होना चाहिए। एक ऑप्टिमम लेवल तक अगर अराउजल होता है तो परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होगा। तो इन्होंने अराउजल और परफॉर्मेंस के बीच के रिलेशनशिप को बताया था कि इन्हें यर्किस डोर्सन लॉ ने। डन? चलिए, इतना जानना आपके लिए अभी के लिए बहुत है। ये देखिए आप, द यर्किस डॉटसन लॉ इन्वर्टेड यू मॉडल है। ये देखिए, मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस है, यहाँ पे आपका अराउजल है। ये बात याद रखना है। अगर अराउजल एक ऑप्टिमम लेवल तक है, ये देखो, अगर अराउजल एक ऑप्टिमम लेवल तक है तो आपका परफॉर्मेंस, यहाँ पे देखिए, परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा है। अगर अराउजल बहुत ज्यादा हाई हो गया, ठीक है, तो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप स्ट्रेस में होंगे, एंजाइटी में होंगे। ठीक है, और अगर आपका जो अराउजल है बहुत लो है, तो देखो आपकी परफॉर्मेंस का है बिल्कुल कम है। यहाँ पे आप थके हुए होंगे, स्लीपीनेस होगी, लेजी होंगे। ठीक है, तो बेसिकली दैट्स इट फॉर यर्किस डोर्सन लॉ। इसको इन्वर्टेड यू मॉडल भी कहते हैं, आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला टू मच स्ट्रेस होगा तो भी आप अनप्रेडिक्टिव हो जाएंगे, टू लो होगा तब भी आप अनप्रेडिक्ट होगा। नॉट इनफ स्ट्रेस मतलब कि आप अंदर से कुछ टेंशन ही नहीं लेंगे, स्ट्रेस ही नहीं लेंगे, लेजी हो जाएंगे। डन? ओके, क्लियर गाइस? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जकरमैन सेंसेशन थ्योरी देख लेते हैं। एक मिनट रुकिए बच्चों। चलिए, तो है ना, जो जकरमैन थे, सॉरी, ये इंसेंटिव थ्योरी है। इंसेंटिव थ्योरी में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे आपका मोटिवेशन क्या होता है, बाहर जो मिलने वाला आउटकम है, अगर आप उसकी वजह से मोटिवेट हो रहे हैं तो इसको आप इंसेंटिव थ्योरी कहते हैं। कैसे, देखिए, अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो द इंसेंटिव थ्योरी मोटिवेशन स्टेट दैट एक्सटर्नल रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आर द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल्स बिहेवियर। यानी कि जो बाहर की चीजें हैं वो किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है। ठीक है, तो as opposed internal factors, this theory evolved out the classical conditioning schools of behavior। तो कहीं ना कहीं ये आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर डिपेंड करती है। क्लासिकल कंडीशनिंग में भी बाहर कोई फिनोमेना होता है, बाहर का कोई स्टिमुलाइज होता है, उसकी वजह से आपका बिहेवियर जो है वो डायरेक्ट होता है। तो ये इंसेंटिव थ्योरी उसी को देख करके बनी हुई है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है कि क्या होता है। गेटिंग द पॉइंट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से पहले मैं आप लोगों को एक बार जकरमैन की सेंसेशन बता देती हूँ। देखो, सेंसेशन सीकिंग क्या होता है, जैसे यर्किस डोर्सन लॉ ये बोलता है कि एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल चाहिए होता है,
तो आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा, अदरवाइज ये खराब हो जाएगा। लेकिन ज़करमैन सेंसेशन सीकिंग में ऐसा कहा गया है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एक्स्ट्रा अराउजल चाहिए होता है, ठीक है, वो ढूंढते हैं कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा अराउज करते हैं और फिर अलग अलग चीजों में उस अराउजल को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बंजी जंपिंग खेलते हैं या फिर ऐसे इवेंट्स में पार्ट लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा सेंसेशन मिलती है, तो वो बेसिकली उस सेंसेशन में क्या ढूंढते हैं, हाई अराउजल ढूंढते हैं। तो जकरमैन ने यही बात हमको बताई है। देखो, अकॉर्डिंग टू जकरमैन, sensation seeking is a trait defined by the need for very novel and complex sensations and experience willingness to take physical and social risk for the sake of experience। ठीक है, बेसिकली जो लोग सेंसेशन सीकर होते हैं उनमें बहुत ज्यादा अराउजल होता है किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के, और वो सेंसेशन को फुलफिल करने के लिए, उस प्लेजर को फुलफिल करने के लिए वो ऐसे इवेंट में पार्ट लेते हैं जो बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। जैसे बंजी जंपिंग हो गया, है ना, बहुत सारे लोग ट्रैकिंग करते हैं, तो ये सारी कुछ चीजें हैं, या फिर जो माउंटेनियर हो गए, वो सब ये लोगों में कहीं ना कहीं सेंसेशन सीकिंग की क्वालिटी होती है। ठीक है, बात समझ आई? चल, होपफुली समझ आ गई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। इंसेंटिव थ्योरी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ऐसा मेस्लो की थ्योरी देखते हैं, और आज की क्लास को फिर हम फर्दर जिसका पार्ट 2 भी मैं लेके आ जाऊंगी, तो उसमें हम इसके क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को, इस वाली थ्योरी को हम नेक्स्ट चैप्टर में यानी कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, और होपफुली आपको जितना भी मैंने अभी पढ़ाया सब समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपनी नेक्स्ट की तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। ठीक है, और नीचे दिए गए जो लिंक है आप उसके ऊपर क्लिक करके हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप यहाँ पे यूजीसी नेट, सीटेट और अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अपना ध्यान रखिएगा, और अपने ध्यान रखने के साथ साथ पढ़ाई को दोबारा से शुरू करेंगे हम लोग। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।